आपकी आवाज में आज बात जंगल, पट्टा और सियासी चिंता की। दरअसल हाल में देश की सबसे बड़ी अदालत ने वनों में रहने वाले लोगों पर एक बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने देश के कई राज्यों को निर्देशित किया है कि वो ऐसे लोगों को माफ कीजिए जंगलों से बाहर करें जो अपने वनाधिकार पट्टे सिद्ध नहीं कर पाए हैं, साबित नहीं कर पाए हैं। और तो और कोर्ट ने 27 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई से पहले राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेश का पालन करवाने को कहा है। अकेले छत्तीसगढ़ की बात करें तो ऐसे करीब 20,000 परिवार हैं जिनके अधिकारों के आवेदन खारिज हो चुके हैं। माफ कीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि अगले 5 महीनों में उन्हें जंगल छोड़ना होगा। मामला आदिवासियों से जुड़ा हुआ है, सो इस पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीएम बघेल को खत लिखकर ऐसे लोगों की आवाज बनकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डालने को कहा है। तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। वनाधिकार के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीएम भूपेश बघेल को एक चिट्ठी लिखी। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने का सुझाव दिया है। राहुल गांधी ने आदिवासियों को मिले संवैधानिक अधिकार का हवाला देते हुए कहा कि पुनर्विचार याचिका दायर करनी चाहिए। साथ ही सीएम भूपेश बघेल को कहा कि अगर वो कुछ और फैसला भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले एक फैसले में कहा कि खुद को जंगल का निवासी सिद्ध न कर पाने वाले अवैध कब्जादारों को जंगलों से बेदखल किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ समेत कई अन्य राज्यों से जुलाई तक आदेश के पालन की रिपोर्ट देने को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ऐसे में देश भर के लाखों लोगों को जंगल खाली करना पड़ सकता है। अकेले छत्तीसगढ़ में ही करीब करीब 20,000 परिवार ऐसे हैं जो इससे प्रभावित होंगे। उधर वनाधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार वकीलों से राय मशविरा कर रही है और जल्द छत्तीसगढ़ सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार और कांग्रेस के महामंत्री शैलेश नितिन त्रिवेदी ने भी कहा कि 22 जनवरी को ही वनाधिकार पट्टे के मामले को सुलझाने की समीक्षा की गई है। सरकार अपने स्तर पर इसे देख रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने मजबूती से आदिवासियों का पक्ष नहीं रखा, इसीलिए यह हाल हुआ है। वहीं बीजेपी का कहना है कि बीजेपी हमेशा से ही आदिवासियों के हितों की रक्षा की वकालत करती आई है। भूपेश बघेल की सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर रिजेक्शन को देखते हुए पूरी प्रक्रिया के समीक्षा का निर्णय 22 जनवरी को ही ले लिया था और यहां समीक्षा का काम जारी है। न्यायालय में छत्तीसगढ़ में जंगलों में रहने वालों का पक्ष रखते समय इस बात को भी पुरजोर तरीके से रखा जाएगा। इसमें कांग्रेस के लोग राजनीति कर रहे हैं। बरसों राज किया लेकिन आदिवासियों के संदर्भ में नहीं सोचा, उनको पट्टा नहीं दिया, उनको हमेशा उपेक्षित रखा। आज क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने में, इसलिए आदिवासी प्रेम दिखा रहे हैं और आदिवासी भाई लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उनका साथ दिया है, उनके जीवन में परिवर्तन आए इस बात का प्रयास किया है। तो देखिए, बीजेपी का आरोप है कि कई सालों तक सरकार रही, उसके बावजूद आदिवासियों को पट्टा नहीं दिया गया। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम सीधा चर्चा की तरफ रुख कर रहे हैं। चर्चा शुरू करते हैं। अजय साहू जी कांग्रेस के नेता हैं, इसके साथ साथ बीजेपी के नेता प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने जी और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बाबूलाल सर, सबसे पहले स्थितियां, हकीकत, सच्चाई जो भी कहें वो मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं। बाबूलाल सर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो वन अधिकार नियम चला आ रहा है या वन नियम जो चला आ रहा है वो आ रहा है 1927 वाला, ये आजादी से पहले का है। बीजेपी ये कह रही है कि आजादी के बाद से कांग्रेस ने पट्टा नहीं दिया। तो सर, ये पट्टा बांटना या पट्टे सिद्ध करना, ये क्या सिर्फ अकेली कांग्रेस की जिम्मेदारी थी या दरअसल 15 साल बीजेपी के पास भी मौका था कि वो अपने स्तर पर जांच कराए और जो वाकई पात्र हैं उनको पट्टा दिया जाए ताकि भविष्य में उन्हें इन तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जिस जंगल, जल और जमीन पर आदिवासियों का हक बताया जाता है, आज उन्हें बेदखल होना पड़ेगा।
देखिए, आप अगर इसके ऐतिहासिक संदर्भ की तरफ जाएंगे तो आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा कि वनवासियों, आदिवासियों को जल जंगल जमीन का अधिकार हुआ करता था। जल जंगल जमीन का वो भरपूर उपयोग करते थे, कोई उनको रोकने वाला नहीं था। बिल्कुल ठीक। जब सरकारें आई, प्रजातंत्र की स्थापना हुई, उसके बाद जो बंदिशें लगी वन विभाग के द्वारा, विशेष करके बंदिशें लगी, तो आदिवासियों को तकलीफ होना शुरू हुई और आदिवासियों के अंदर जो है एक आक्रोश की स्थिति बनी। कई बार इसके लिए संघर्ष भी हुआ आदिवासियों से और सरकार के संघर्ष भी सामने आए थे और अंततः जो है कुछ निर्णय ऐसे आए जिसमें केंद्र सरकार में ही ऐसी योजना बनी कि वन अधिकारी, वन में रहने वाले लोग हैं, उन्हें इसका पट्टा दे दिया जाए, अधिकार दे दिया जाए। आपको ख्याल होगा कि पिछली सरकारों में इस पर बातें बहुत हुई है, बात करने की, माने उनको पट्टा देने की बातें हुई, कुछ पट्टे बीटे बके भी, बटे भी। लेकिन आप देखेंगे कि आज आंकड़े आप दे रहे हैं 30,000 परिवार, मतलब लगभग 5 आदमी अगर एक आध परिवार में मानेंगे तो 1.5 लाख लोगों को इनका पट्टा देना बाकी है। अब आप देखिए, जिनका जल जंगल जमीन पर अधिकार है, और हर पार्टी बोलती है कि आदिवासियों का जल जंगल जमीन पर अधिकार हम दे के रहेंगे, लेकिन दे कोई नहीं रहा है, यही आंकड़े बता रहे हैं। इसलिए जो है ईमानदार प्रयास की जरूरत है। और मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, पिछले महीने शायद कुछ दिनों पहले ही भूपेश बघेल सरकार ने जो है इसकी समीक्षा की है, वन अधिकार के पट्टे बांटने हैं, उसकी एक समीक्षा की है, कितने लोग इसमें बचे हुए हैं, इसकी बातचीत की है। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी समीक्षा की, बहुत सारी बातें सामने आई, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन जितने मात्रा में होना चाहिए, जिस रूप में होना चाहिए, वो रूप नहीं आया। आज मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। सिहावा नगरी के अंदर में आज 40 साल से वहां के वनवासी अपने वन अधिकार पट्टे के लिए लड़ रहे हैं। 40 साल में उसका निर्णय नहीं हो पाया। स्वयं मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहमत थे, खुद उनके आंदोलन में जब वो उनकी सरकार नहीं बनी थी तो शामिल हुए थे। उन्होंने ये घोषणा वहां की थी कि हम अगर सरकार में आए तो आपका ये काम करेंगे। लेकिन सरकार में आने के बाद 15 साल तक सिहावा नगरी के लोग तरसते रह गए। कई बार मिले, अधिकारियों ने जो है उस काम को आगे बढ़ने नहीं दिया, कई प्रकार के अड़ंगे लगाए, कई प्रकार की बातें की। हाँ, एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि वनवासियों को पट्टा जरूर मिलना चाहिए, इसके अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अगर केंद्र सरकार ने अपने ढंग से, अच्छे ढंग से बातों को नहीं रखा है, जिसके कारण ये रिजल्ट आया है हाई कोर्ट का, तो निश्चित रूप से प्रदेश सरकार को जो है याचिका लगानी चाहिए। उस पर विचार शायद चल भी रहा है। ठीक सर। आप देखिए, नक्सल समस्या किस लिए पैदा हुई? आदिवासियों को जल जंगल जमीन से अलग किया, इसलिए नक्सल समस्या पैदा हुई। इसलिए गंभीरता से इस पर विचार होना चाहिए और बिल्कुल सही दिशा में याचिका की बात बिल्कुल ठीक कही है उन्होंने। ठीक। राहुल गांधी ने जो भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखी है उसमें चिंता जाहिर की है और कहा है कि अब राज्य सरकार उस पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करे। साथ ही ये कहा है कि अगर आप कुछ और अपने स्तर पर कर सकते हैं वनवासियों, आदिवासियों को पट्टा दिलाने या इस दरमियान, क्योंकि देखिए 27 जुलाई को होनी है इसकी अगली सुनवाई और उससे पहले मुख्य सचिवों को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि जो अपने आवेदन सिद्ध नहीं कर पाए, अधिकार सिद्ध नहीं कर पाए, उन्हें हटा दें। तो अब इस दौरान तो अब पट्टे बांटे जाएंगे, ये बड़ा मुश्किल लगता है। मैं अजय साहू जी आपके पास आऊंगा। अभी आपकी नई सरकार है, लेकिन जो पिछली सरकार थी उस सरकार का सवाल जरा मैं उपासना जी से पूछ लेता हूं। उपासना जी, मुझे ये बताइए सर, फिक्र तो बहुत किया आपने सर, जिक्र भी आपने बहुत किया कि पट्टे देंगे। राज्य सरकार आपके पास थी, पूर्ण बहुमत की थी, फिर क्या दिक्कत थी सर? आज क्यों ये स्थितियां आ गई कि आदिवासियों को अपना घर खाली करना पड़ेगा? सर, आप और हम अपने घर में रहते हैं पूरे अधिकार से, वो अपने घर से बेदखल हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आदिवासी हितों की रक्षा की है और यही कारण है कि जो आपको स्मरण होगा कि 3 राज्य जो बने वो आदिवासियों को जो आज़ादी के बाद से मूलधारा से दूर रखने का काम हुआ, उसके पीछे का भाव भी, चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, इसके निर्माण के पीछे का भाव यही था कि आदिवासियों को और मूलधारा से जोड़कर उनका जो शोषण हो रहा था उससे उनको मुक्ति दिलाई जाए। और यही कारण है कि प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आदिवासी विकास प्राधिकरण केंद्र ने भी बनाया, प्रदेशों में भी हुआ और एक प्रकार से बस्तर विकास प्राधिकरण, सरगुजा विकास प्राधिकरण बनाकर भी उनके अधिकार का संरक्षण वही करें और अपनी मांगों को वहीं से निराकरित करें। इस प्रकार की सरकार का विकेंद्रीकरण भी यदि किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। निश्चित रूप से ये कानून 2006 का मनमोहन सिंह की सरकार के समय ये कानून आया और 2006 में मनमोहन सिंह की सरकार ने इस कानून को, और उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने
आने के बाद निश्चित रूप से इस प्रदेश में पट्टों के अनेक प्रकरण जो अदालतों में लंबित थे, उनको लेकर जो आदिवासी अदालतों के चक्कर लगाते थे, उन सारे प्रकरणों का निराकरण यदि किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसे हजारों लाखों प्रकरण है जिसका निराकरण करके उनको अदालतों से मुक्ति दिलाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी के सारे वर्षों से जो आर्थिक रूप से उस पर खर्च किया करते थे, न्यायालयों के चक्कर लगाते थे, उन सबको न्याय दिलाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये जरूर है कि पट्टों को जो अभी ये समस्या आई है, ये केवल छत्तीसगढ़ की नहीं है, अभी तो देश के अनेक राज्य इसमें पार्टी थे और अनेक राज्यों को अपना पक्ष वहां पर रखना था, क्योंकि स्टेट के कानून अलग अलग हैं और वहां पर केवल ये बात कहकर कि केंद्र ने अपना पक्ष नहीं रखा, अनेक राज्यों को भी अपने अधिवक्ता वहां पर खड़े करने थे, अपने अपने कानून के हिसाब से वहां पर अपना पक्ष रखना चाहिए था। नहीं, उपासनी जी देखिए, दोनों बातें अलग अलग है। देखिए मेरी बात सुनिए उपासनी जी, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, आंध्र प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, आप जितने राज्यों के नाम गिनाएंगे, जिन जिनको नोटिस मिला है मैं सबके नाम गिना दूंगा। वहां उनकी बात हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक तो हम उस स्टेट का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, दूसरी बात ये जो आपने 3 राज्य गिनाए, आपने खुद ही कहा कि ये अलग आदिवासियों की अवधारणा को लेकर राज्य बने थे, तो हमारा कंसर्न इससे छत्तीसगढ़ है। आप जानते हैं कि आदिवासी वनवासी यहाँ सबसे ज्यादा है, तो उसमें सर होना चाहिए था ना, आपको पट्टे बांटने चाहिए थे, वन विभाग आपके अंडर में, वन प्राधिकरण आपके, तो फिर क्या दिक्कत आ रही थी सर? पट्टे बांटने की सारी कार्यवाही पहले तो उनके जो विवादित प्रकरण थे उस प्रकरणों का निराकरण करने का काम यदि किसी ने किया है, हमने किया। आगे उसकी प्रक्रिया निरंतर जारी थी। हम तो लगातार कह रहे थे कि जो आदिवासी पट्टे विहीन है उनको पट्टे देने का काम जो है, और हमने दिया भी। जैसा अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे थे, हमने उस दिशा में काम किया, पट्टे अनेक लोगों को पट्टे देने का काम भी हमने प्रारंभ किया था। उस दिशा में हम लगातार 0 तक जाने की तैयारी भी हमारी थी, लेकिन यह प्रकरण चलते हुए निश्चित रूप से उस प्रकरण पर जो निर्णय आया है, इसमें केवल छत्तीसगढ़ नहीं अपितु तो अनेक राज्य उसमें शामिल है। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने जो पत्र लिखा है, इसमें मुख्यमंत्री जी को यह पहल सरकार को करनी है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस फैसले के आधार पर इस राज्य के कानून के हिसाब से अपना पक्ष वहां पर रखना, यह निश्चित रूप से महती जिम्मेदारी इस प्रदेश की सरकार की। ठीक है, बीजेपी को भी अब कांग्रेस से आस है और जाहिर तौर पर क्योंकि सरकार कांग्रेस की है। अजय साहू जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए अजय साहू जी, पूछने को मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं कि पहले 15 साल पहले किसकी सरकार थी, पूछने से पहले मैं ये भी पूछ सकता हूं कि चिंता राहुल गांधी अब क्यों जता रहे हैं 2019 से पहले, लेकिन वो नहीं है। हम दरअसल कुछ निचोड़ निकालना चाहते हैं इस डिबेट से। मेरा आपसे जो सवाल है वो सवाल ये है सर, अब आप ये बताइए कि जो 20,000 परिवार हैं जिनके करीब करीब 1 लाख सदस्य हैं, ये अपने घर से बेघर ना हो, इसके लिए क्या प्लानिंग चल रही है सर? देखिए, हमारी सरकार ने 23 जनवरी को एक बैठक की है, उसमें सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरीके से 4.5 लाख लोगों के आवेदन को निरस्त किया था, उसको भी हमारी सरकार ने प्रक्रियाधीन माना है। मतलब हमारी सरकार ये मानती है कि वो लोग वहां पर वन में रहते हैं, वन में निवास करते हैं, उनका वहां पर अधिकार है, तो हम उनको भी पट्टा देंगे। हम उनको वहां के निवासी मान रहे हैं, हम उनको बेदखल करने का काम नहीं करेंगे। पूर्ववर्ती सरकारों ने उनकी जमीनों को लेकर उद्योगपतियों को देने का काम किया था, हमने उनकी जमीनों को उनको लौटाने का काम किया है। हमने जो वन के जो वनोपज हैं, उनकी जो संख्या थी वो कुछ 4 या 5 ऐसे वनोपज थे जिनको सरकार खरीदती थी, हमने उनकी संख्या को बढ़ाकर 15-17 कर दी है, जिससे आदिवासियों का जीवन स्तर सुधरे। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। और राहुल जी के पत्र लिखने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने तुरंत ट्वीट कर कहा कि हम इस विषय में अपना वकील खड़ा करेंगे और जरूरत पड़ी तो पुनर्विचार याचिका भी हम लगाएंगे। इससे ये स्पष्ट होता है कि हमारी सरकार आदिवासियों के साथ खड़ी है। पूर्ववर्ती सरकार ने तो आदिवासियों की जमीनों को लेकर जिस तरीके से अध्यादेश लाया था, अधिनियम में परिवर्तन किया था, हमारी सरकार ने उसको भी बदल दिया है। हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि आपसी सहमति के बाद भी सरकारें आदिवासियों से भूमि नहीं ले पाएगी। और हमारा ये स्पष्ट मानना है कि जो लोग जंगलों में निवास करते हैं, उसमें उनका पहला अधिकार है। ठीक, अजय जी, मैं कोई वकील नहीं हूं सर, मैं जानता हूं कि आप भी वकील नहीं है, लेकिन एक सवाल मेरा है, अगर आपको जानकारी हो तो आप दीजिएगा उसका जवाब, वरना आप उससे बच भी सकते हैं, मतलब आप उससे मना कर सकते हैं कि मेरे पास वो जो टेक्निकल चीजें हैं उनकी जानकारी नहीं है। जो आपने बताया कि जो प्रक्रियाधीन मामले आपने माने हैं, क्या उन परिवारों को सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश से छूट मिल पाएगी कि वो 27 जुलाई तक बेदखल नहीं होंगे अपने घरों से?
निश्चित तौर पर हमारी सरकार कटिबद्ध है। हम किसी भी एक भी आदिवासी को हम बेदखल नहीं होने देंगे। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं, पुनर्विचार याचिका सरकार लगाएगी और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाएगी छत्तीसगढ़ सरकार कि जो लोग वहां पर निवास करते हैं, आप यदि उनको अपने घर से बेदखल करेंगे तो वहां का आदिवासी जाएगा कहां? जिस तरीके की परिस्थितियां बस्तर में है, क्या वहां की परिस्थितियां इसकी अनुमति देती है कि आप वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनको भी वहां से आप बेदखल कर दें? ये पूरी तरीके से मेरा तो ये कहना है, ये जो केंद्र की सरकार है उसकी एक तरह से ये साजिश है। उन लोगों ने बहुत ही पुरजोर तरीके से आदिवासियों की जो मांग थी, आदिवासियों के पक्ष को नहीं रखा, जिसके कारण ये स्थितियां निर्मित हुई है। हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और एक भी आदिवासी जो है वो जंगल से बेदखल नहीं होगा। ठीक, वैसे ज्यादा वक्त 19 में है, अब बचा नहीं है, वरना हो सकता है कि कई फैसले सुप्रीम कोर्ट के बदल दिए सरकार ने संविधान संशोधन करके, हो सकता है कि कई नियमों में बदलाव कर दिए जाएं, लेकिन अब क्या इस बात की गुंजाइश दिखती है? ये बहुत बड़ा मुश्किल लगता है, चुनाव बहुत नजदीक है। मैं बाबूलाल सर आपके पास आ रहा हूं। बाबूलाल जी, मेरा एक छोटा सवाल है और ये आदिवासियों के हक में पूछा गया सवाल है। मुझे ये बताइए सर, नक्सलवाद हम खत्म नहीं कर पा रहे, जो वहां का मूल निवासी है, वनवासी है, आदिवासी और प्राचीन काल से जो वहां रह रहा आ रहा है, उसको हम वहां का वो निवासी है ये सिद्ध नहीं कर पा रहे। नक्सली लोगों को वहां रहने नहीं देना चाहते और हम उनको वहां उनके अधिकार नहीं देंगे, तो ये आम आदिवासी जाएगा कहां? कौन सी जगह बनी है इस दुनिया में उसके लिए? बिल्कुल सही प्रश्न है आपका, ये प्रश्न बिल्कुल जायज है। देखिए, मैं आपको मोटी बात बताऊं, ये याचिका जो लगी थी, याचिकाकर्ता ने जो है वो वहां पर आदिवासियों के आड़ में जो अन्य लोग जाकर बस जाते हैं, वनों में कब्जा कर लेते हैं, उसके खिलाफ वो गया था कोर्ट में। तो इससे साफ जाहिर है जिस तरह का ये निर्णय आया है उसमें सब लोग शामिल हो गए, आदिवासी भी इसमें शामिल हो गए। इसलिए जो है यहाँ बात उठी है, इसमें शंका पैदा हुई कि केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं जो है इसको हल्के में लिया, इसके दूरगामी परिणाम को नहीं समझा और जो है अपना पक्ष ढंग से नहीं रख पाई, इसलिए ये निर्णय आया। याचिकाकर्ता का मूल भावना ये थी कि जो गलत लोग वहां बस गए हैं, जमीनों पे कब्जा कर लिया, उन लोगों को हटाया जाए। निर्णय आ गया कि वहां जब वन विभाग वन में रहने वाले लोग, आप देखिए पुराने समय से जो है पत्थलगड़ी किस बात के लिए हुई, अभी पत्थलगड़ी का जो किस्सा हुआ था वो यही तो है कि आदिवासी जन जो है, कई ऐसी जातियां हैं जो कभी आज यहाँ रहती है, कभी वहां रहती है, जंगल सफाई करती है, जगह बदल देती है और वहां पर पत्थर काट देती है, माने उनकी जगह है वो। तो इस तरह का जीवन जीने वाले लोगों को अगर आप इतना ज्यादा बंधन पैदा करेंगे, अगर वो जल माने वहां के जल को नहीं उपयोग कर सकेगा, जंगल में घूम नहीं सकेगा, जंगल के वनोपज को इकट्ठा नहीं कर सकेगा, जिसके लिए सरकार ने 16 तो फिर वो बागी हो जाएगा, बागी हो जाएगा तो नक्सली के प्रभाव में आ जाएगा, नक्सली के प्रभाव में आएगा तो फिर नक्सलवाद बढ़ेगा। फिर आप कहते हैं कि नक्सलवाद क्यों बढ़ रहा है, खत्म क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल ठीक है बाबूलाल सर, मैं पॉइंट समझ गया आपका। मेरे पास वक्त कम है, अजय साहू जी मेरा आपसे एक सवाल है, और सवाल ये सर, देखिए आपने बताया कि वनोपज की संख्या हमने बढ़ा दी, ये सब ठीक है, आपने सर आर्थिक स्थिति सुधरे, उनका जीवन स्तर सुधरे, इसकी तो व्यवस्था कर दी, लेकिन ये चुनौती बहुत बड़ी है आपके लिए कि पहले घर रहेगा तो व्यवस्थाएं होंगी, अगर घर ही नहीं है, जंगल ही नहीं है, तो फिर कोई व्यवस्था किसी काम नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही प्रश्न किया है। यही तो साजिश है सरकार की। केंद्र सरकार को, यदि केंद्र सरकार ये चाहती है कि जंगल खाली हो जाए और वहां पर वो अपने पूंजीपति मित्रों को वो जो जमीन है उसका आवंटन करके वहां पर उद्योग लगाएं, हम ये कतई नहीं होने देंगे। जो लोग जंगल में रह रहे हैं उनका पहला अधिकार है। इससे पहले 15 वर्षों में लगातार एफआरए कानून का लगातार धज्जियां उड़ाई गई है, लेकिन अब एफआरए का पूरी तरह से पालन किया जाएगा और अक्षरशः पालन करके जो लोग वहां पर निवास कर रहे हैं हम उनको वहां से कतई बेदखल नहीं होने देंगे। उनके लगातार जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार भूपेश बघेल के नेतृत्व में करने वाली है। ठीक है, आखिरी 30 सेकंड मेरे पास उपासना जी आपके लिए। उपासना जी, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट हो या दूसरा मसला हो सवर्णों का आरक्षण का, ये सब जब हो जाते हैं, जब इन पर बवाल हो जाता है, तब जाकर केंद्र सरकार को क्यों याद आती है? पहले क्यों याद नहीं आता कि यह मसला भी आगे फंस सकता है? वो चुनाव और वो सब दूसरी चीजें हैं। देखिए, जहां तक मामला अदालत में लंबित था तो उस दिशा में केंद्र सरकार उस निर्णय की निश्चित रूप से प्रतीक्षा कर रही थी, और आज हम उन बातों को यदि चर्चा करते रहेंगे। आज आवश्यकता इस बात की है
कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस आधार पर बेदखल न हो हमारा आदिवासी, इस बात की चिंता जो है प्रदेश की सरकार को करनी है। और उसके लिए क्या रास्ता निकल सकता है? क्या उपासने जी कहेंगे कि केंद्र सरकार को पत्र लिखेगी भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर? जिस तरीके से राहुल जी ने पत्र लिखा है उसी तरीके से केंद्र सरकार को भी भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई इस चीज को लेकर पत्र लिखेगी। हो सकता है चुनाव सामने है, जितनी चिंता आपको चुनाव की है उतनी चिंता उपासने जी और मोदी जी को भी है। बहुत शुक्रिया, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। बाबूलाल शर्मा सर, सचिन उपासने जी, अजय साहू जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, हमारे साथ जुड़े इस डिबेट में। लेकिन देखिए, आप मुझे बताइए, सबसे भोले सबसे भाले आदिवासी और वनवासी छत्तीसगढ़ के हजारों सालों से ये लोग वनों में रहते आ रहे हैं, जंगली जानवरों के बीच, वनों के बीच, जंगलों के बीच, और उसकी रक्षा करते आ रहे हैं। सबसे पहला अधिकार अगर जल जंगल जमीन पर किसी का है तो यही वनवासी, वही वनाधिकार है। लेकिन चूंकि पत्थर गाड़कर पहले अपने इलाका बताते थे, जब से वो लिखा पढ़ी शुरू हुई, सरकारों की दरकार हुई कि आप हमें हमारा पट्टा दे दें। लेकिन ना तो कांग्रेस सरकारों ने कभी पट्टे दिए, ना कभी बीजेपी सरकारों ने। नतीजा यह कि छत्तीसगढ़ में आज करीब 1 लाख लोगों के बेघर होने की नौबत आ गई है। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन इसे देखेगा? अब चिट्ठी लिखने से कुछ होगा क्या? और सबसे बड़ी बात, अगर चिट्ठी लिखने से कुछ होगा तो हम दुआ करते हैं कि जल्दी हो और सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला साबित हो कि जो लोग वहां रह रहे हैं ये उनकी ही जमीन है और वो जंगलों से बेदखल ना किए जाए। छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा।